ए वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा पावर। और आज हम बात करेंगे एंटीबॉडीज़ इन ह्यूमन। जनरली ये टॉपिक जो है आपका माइक्रोबायोलॉजी का है और इम्पोर्टेंट रहता है आपके गेट के लिए भी, नाइपर के लिए भी और स्पेशली जीपेट के लिए। इवन इन द फार्मासिस्ट एग्जाम में आपको एंटीबॉडीज से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं एंटीबॉडीज़ को। तो सबसे पहले हमें पता है कि एंटीबॉडीज़ क्या हैं, क्योंकि एज एन फार्मा स्टूडेंट अगर हम देखें या कोई और स्टूडेंट भी वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत कॉमन सी चीज़ है। और कोविड-19 के चक्कर में आई थिंक वी हैव ऑल जस्ट नोन टू द एंटीबॉडीज़ कि क्या होता है। लेकिन सिंपल लैंग्वेज में सर्च किया जाए और आपके जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में उसको भी हम कवर करेंगे, स्पेशली इन द जीपेट। इट इज़ गोइंग टू ऑकर ऑन 28 ऑफ जनवरी। तो इन्हें हम सर्च बटालियन कहते हैं। क्यों कहते हैं उसको हम देखते हैं, क्योंकि जब भी हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्ट करता है, इन्वेड करता है, चाहे वो आपका फंगाई हो, बैक्टीरिया हो, पैरासाइट हो, कुछ भी हो, तो हमारी एंटीबॉडीज़ बनना स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन कुछ लोगों के माइंड में होगा कि क्या हमारे अंदर पहले से एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं, नहीं होती है। वो सब क्वेश्चंस के आपको आंसर मिलेंगे। तो एंटीबॉडीज़ जो है जनरली ये एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन है। लेकिन अगर आपसे ऑप्शन में पूछा जाए कि एंटीबॉडीज़ क्या है, अगर आपको ऑप्शन में प्रोटीन मिलता है तो इट इज़ गुड, और अगर आपको ग्लाइकोप्रोटीन मिलता है तो आप एक्यूरेट जो आंसर क्लिक करेंगे वो आप ग्लाइकोप्रोटीन करेंगे, क्योंकि एंटीबॉडीज़ में आपके कार्बोहाइड्रेट्स भी कुछ अटैच होते हैं। तो आपका राइट आंसर जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन होगा इन कंपैरिजन जब आप करेंगे प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन का, क्योंकि वहाँ पर आपको कार्बोहाइड्रेट्स अटैच मिलते हैं प्रोटीन चेन के साथ। मोस्टली कंटेंट प्रोटीन का है इसलिए ऑप्शन में प्रोटीन मिल जाता है, बट एक्चुअली इट इज ग्लाइकोप्रोटीन। तो प्रोटेक्टिव प्रोटीन है जो कि हमारे इम्यून सेल्स प्रोड्यूस करते हैं या इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करता है, बी सेल, टी सेल्स, और इन रिस्पॉन्स टू फॉरेन सब्सटेंस एंटीजन। और एंटीजन क्या होता है? कुछ भी जो आपको एक यहाँ पर एग्जाम्पल या मैं कहूँ आपसे कुछ पूछा जाए कि आपसे दो चीज़ें दी जाती हैं, जैसे आप मान लेते हैं एक वायरस है और एक आप कोई एंटीबायोटिक ले रहे हैं। यहाँ पर मैंने एंटीबॉडीज़ नहीं बोला है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं बोला है, एंटीबायोटिक ले रहे हैं और यहाँ पे वायरस है। तो हमारी बॉडी जो है वो वायरस के अगेंस्ट जो है रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है। लेकिन जब आप आपकी जब एंटीबायोटिक आप कंज्यूम करते हैं तब आपके अंदर जो है एंटीबॉडी, आपका एंटीबायोटिक के अगेंस्ट एंटीबॉडीज क्यों नहीं बनते या आपका इम्यून सिस्टम क्यों एक्टिवेट नहीं होता है? तो उसके दो रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न है मॉलिक्यूलर वेट का, कि जो हम एंटीबायोटिक कंज्यूम करते हैं इनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा नहीं होता है। सबसे पहली चीज़ ये है। और दूसरा, ये आपके डेड होते हैं और आपके क्या है, इनका कोई अफेक्ट नहीं होता, कोई इन्वेड नहीं करते हैं, इनका कोई एंटीजन नहीं बनता है। तो ये चीज़ होती है। वायरस में आप देखें तो इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, और एक और चीज़ होती है इम्यूनोजेनिसिटी, ये कितना इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर सकता है, तो वो ये चीज़ रहती है। लेकिन एंटीबायोटिक के केस में जो है आपका मॉलिक्यूलर वेट जो है इनका बहुत कम होता है। कुछ डाल्टन्स में ही डिसाइड करते हैं। अगर आप कोई एंटीबायोटिक कोई कंपनी बना दे जिसका मॉलिक्यूलर वेट जो आपका आई थिंक 580 किलो डाल्टन रहता है, उसके करीब कुछ रहता है, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट फिगर, अगर उससे ज़्यादा बना दे तो हमारी बॉडी जो हम एंटीबायोटिक भी खाते हैं उसको एज एन एक पैरासाइट या मैं कहूँ एक एंटीजन की तरह डिटेक्ट करेगी और एंटीबॉडीज़ बनाएगी। तो ये चीज़ रहती है। फॉरेन सब्सटेंस आपका कुछ भी हो सकता है जो आपका एक्टिवेट कर दे इम्यून सिस्टम को, वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई और पैरासाइट। एक बात बतानी ज़रूरी है, इतना सब बताने के बाद, कि आपका हर एक एंटीजन जो है इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट नहीं कर सकता है। ये आपकी बात ज़रूरी है। उसमें दो चीज़ें होनी ज़रूरी हैं, उसका मॉलिक्यूलर वेट और उसकी इम्यूनोजेनिसिटी कैपेसिटी, कि वो इम्यून सिस्टम को कितना एक्टिवेट कर सकता है। कोई छोटा सा एंटीजन हो, कोई एक दो बैक्टीरिया हो, अगर आप सोचें और वो हार्मफुल भी नहीं है, आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दें, तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो ये आपकी चीज़ रहती है। तो डोंट कंफ्यूज विद द वर्ड इम्यूनोग्लोबुलिन। यहाँ पे ग्लोबिन नहीं आएगा, यहाँ पे ग्लोबुलिन आएगा। तो एंटीबॉडीज़ को ही आपका ग्लोबुलिन कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंटीबॉडी को ही हम एंटीटॉक्सिन कहते हैं। एंटीटॉक्सिन क्यों कहते हैं? क्योंकि जब भी आपका टॉक्सिन बनता है और एंटीबॉडीज होते हैं न्यूट्रलाइज करती हैं, जैसे आपका एसिड बेस का रिएक्शन रहता है,
तो वहां पर एंटीबॉडीज को हम एंटीटॉक्सिन भी कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कभी भी कोई जो है इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन या मैं कहूँ जो एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन देखी है, तो आपका जवाब होगा यस या नो। वो डिपेंड करता है कि आपको समझ कितनी है। अगर आपने अपना ब्लड टेस्ट कराया है, ब्लड ग्रुप टेस्ट कराया ए बी पॉजिटिव और ओ नेगेटिव, तो वो ब्लड ग्रुप का टेस्ट भी आपका जो है एंटीबॉडी और एंटीजन के ऊपर ही डिपेंड करता है। उनकी रिएक्शन कैसी हो रही है, न्यूट्रलाइजेशन है, प्रेसिपिटेशन है, एग्लूटिनेशन है, वो रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। और ये सब आपकी इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस हैं। तो ये आपका ब्लड ग्रुपिंग भी जो है उसकी वजह से होता है। आपने कभी मलेरिया का टेस्ट कराया है, टाइफाइड का टेस्ट कराया है, HIV का टेस्ट कराया, तो ये सब आपका इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस है, टेस्ट है। इवन द एलाइजा इज बेस्ड ऑन द इम्यूनोलॉजिकल। तो वो बात अलग है, लेकिन जरूरी था कि आपने देखा हुआ है, ऑलमोस्ट सबने ब्लड टेस्ट कराया होगा, ब्लड ग्रुप टेस्ट। तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कैसे होते हैं? जनरली जीपेट में बहुत बेसिक क्वेश्चन रहता है, तो हम थोड़ा लेवल को ज़्यादा लेके जा रहे हैं ताकि एंटी इधर उधर से भी कुछ पूछे तो आपका कवर हो जाए। तो एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस बाय द स्पेशलाइज्ड सेल्स और वी कॉल इट एज वाइट ब्लड सेल्स, जो कि आपके बीटा सेल्स होते हैं, बीटा लिम्फोसाइट होते हैं। ऑप्शन में कई बार फार्मा स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें बीटा लिम्फोसाइट मिल जाए, बीटा सेल्स मिल जाए, वाइट ब्लड सेल्स मिल जाए, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो वाइट ब्लड सेल्स मेनली आपको ऑप्शन में मिलता है बीटा सेल। आई थिंक ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है एंटीबॉडीज के बारे में प्रीवियस ईयर में, बीटा सेल्स को लेकर। तो ये रहता है। और कोई भी, अब यहाँ पर जब आप ये सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे, व्हेन एन एंटीजन बाइंड्स टू द बीटा सेल सरफेस, कि आपका कोई भी एंटीजन है, आगे हम पिक्चर्स भी देखेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। कोई भी एंटीजन अगर बीटा सेल के सरफेस से बाउंड करता है, तो उसके बाद जो है आपकी बीटा सेल क्या करते हैं, डिवाइड होना स्टार्ट करते हैं। एक बीटा सेल से दूसरा बीटा सेल बनता है, फिर तीसरा बनता है, और उसे हम आइडेंटिकल सेल्स कहते हैं, क्लोन कहते हैं। और यही क्लोन जो है आपके फिर एंटीबॉडीज को सिक्रेट करते हैं। जो मैच्योर हो जाते हैं वो एंटीबॉडीज को सिक्रेट करते हैं। तो इसी तरह से बीटा सेल्स जो है, इनका मैच्योरेशन कहाँ होता है, ये सब आपसे पूछा जाता है, तो ये बात रहती है। तो व्हेन एन एंटीजन बाइंड्स टू द बीटा सेल्स सरफेस, की ये आपका एंटीजन है। अगर कोई बीटा सेल सरफेस पे बाइंड करता है और आपका बीटा सेल डिवाइड होना स्टार्ट होते हैं, उसके बाद वो मैच्योर होने पर आपका एंटीबॉडी सिक्रीट करती हैं। ये जो प्रोसेस है आपकी बहुत फास्ट होती है। यहाँ पर मैं बहुत एज एन बताने में मुझे जितना टाइम लग रहा है उससे भी बहुत फास्ट होती है। तो स्टिमुलेट द बीटा सेल्स डिवाइड मैच्योर आइडेंटिकल सेल्स को हम क्लोन कहते हैं, और यही मैच्योर बीटा सेल्स जो आपकी सिक्रीट करते हैं एंटीबॉडीज को। जनरली आपसे क्वेश्चन एक ये भी पूछा जाता है, टी सेल्स और बी सेल्स जो आपकी एंटीबॉडीज हैं वो प्रोड्यूस होती है और मैच्योर होती है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उनसे। तो ये आपका ब्लड में जाती हैं और लिम्फेटिक सिस्टम में जाती है। लिम्फेटिक सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके पेयर पैचेस हैं, लिम्फ नोड्स हैं, आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं, माल्ट है। अब जो क्वेश्चन आपसे बेसिक रहेगा पूछे जाते हैं, तो वो सबसे पहले है एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर के बारे में। हम सभी स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, इसी वीडियो में कवर करेंगे। एंटीबॉडी इज वाई शेप्ड, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन बहुत सारी जो हमारे अंदर एंटीबॉडीज़ मिलती हैं, 5 टाइप्स की होती हैं मेनली, वो आपकी वाई शेप ही है। ऐसा क्यों है उसको देखेंगे। अब यहाँ से आपको समझना ज़रूरी है कि स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले लाइट चेन और हैवी चेन, ये आपकी 2 हैवी चेन होती हैं और 2 लाइट चेन होती हैं। ये अगर आपको समझ में आ गया, लाइट लाइट हैवी और हैवी। अब इनमें क्या होता है, आपके वेरिएबल्स रीजन होते हैं और कांस्टेंट रीजन होते हैं। तो यहाँ पर एक लाइट चेन के पास वेरिएबल रीजन होगा, एक आपका कांस्टेंट रीजन होगा। इसी तरह से एक हैवी रीजन हैवी चेन का होगा और एक कांस्टेंट रीजन होगा। तो ये 4 जो हैं यही आपके बार बार फॉलो होंगे कि 2 आइडेंटिकल लाइट चेन्स हैं, 2 आइडेंटिकल हैवी चेन्स हैं। ये चेंज भी हो सकते हैं। जनरली यहाँ पर जो ये आपको रेफरेंस दिया जाता है इस चीज़ का, स्ट्रक्चर का, वो दिया जाता है क्योंकि आपकी 2 एंटीबॉडीज को छोड़ दिया जाए, IgA और IgM को, तो वो आपकी वाई शेप है, उनमें 2 लाइट चेन है, 2 आइडेंटिकल हैवी चेन है, इसलिए हम एंटीबॉडी को इस तरह से डिफाइन कर देते हैं। आई होप आप अगर आप वीडियो कंप्लीट करेंगे
तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि पिक्चर्स बहुत इजीली डिफाइंड कर देती हैं। तो ये चीज़ रहता है। तो इस तरह से लाइट चेन, वेरिएबल लाइट चेन आप देखेंगे इसमें कांस्टेंट रीजन, हैवी चेन वेरिएबल और हैवी चेन कांस्टेंट रीजन। और ये जो चेन है, हैवी चेन, लाइट चेन, ये जुड़ी होती है आपकी डाइसल्फाइड बॉन्ड से टू मेक इट फ्लेक्सिबल। क्योंकि अगर आप वाई भी बनाएंगे इस शेप में, आप वाई बनाएंगे तो आपको कुछ जोड़ने के लिए बीच में चाहिए इन दोनों चेन को, तो ये तो जोड़ते हैं, ये आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है यहाँ पर। तो हैवी चेन और वेरिएबल चेन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि इस तरह से रहता है। अब यही बात जो आप देख रहे थे उसी को अब आप पिक्चर की फॉर्म में देख रहे हैं, कैसे एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन हो रहा है। तो ये आपका एंटीजन है जो यहाँ आकर बाइंड करता है। जैसे आप ये कोविड-19 का वायरस है, ये आपकी एंटीबॉडी है, और ये कोविड-19 का जो है ये एंटीजन है, वो यहाँ पर बाइंड करेगा। एंटीजन कभी भी पूरा बाइंड नहीं करता है, उसका एक छोटा सा पार्ट बाइंड करता है, जिसे हम जानते हैं एपिटोप के नाम से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसे हम एपिटोप कहते हैं, क्योंकि एंटीजन कभी पूरा बाइंड नहीं करता है, उसका एपिटोप बाइंड करता है, एक छोटा सा पार्ट बाइंड करता है। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कोविड-19 का अगर मैं वायरस एज एन स्ट्रक्चर में देखें तो सिर्फ ये पार्ट है जो बाइंड कर रहा है। तो ये इस एंटीजन का एपिटोप हुआ, इसे हम एंटीजन डिटर्मिनेंट भी कहते हैं। तो एंटीबॉडीज इस पर जाकर बाइंड कर रही हैं और फिर ये इनका नंबर बढ़ेगा। तो वही बात है, लाइट चेन आप देख रहे हैं, ये आपकी लाइट चेन है एक, ये एक आपकी लाइट चेन है, और ये जो बीच में है पर्पल और ब्लू कलर से, ये आपकी हैवी चेन है। अब सेकंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, वेरिएबल रीजन और आपका कांस्टेंट रीजन। अब ये लाइट चेन का देखें तो ये आपका क्या है, ये आपका कांस्टेंट रीजन है, सी है ये, और ये भी लाइट चेन का आपका कांस्टेंट रीजन है। अब जो यहाँ रेड में है ये लाइट चेन का आपका वेरिएबल रीजन है, और ये आपका वेरिएबल रीजन है। ऐसे ही ये पर्पल कलर में जो आप देख रहे हैं, ये जो है आपका कांस्टेंट रीजन है, चाहे आप इस चेन में देखें चाहे आप इस चेन में देखें, और ये आपके जो ब्लू कलर में है ये आपका वेरिएबल रीजन है। जो आपका एंटीजन बाइंड करता है वो हमेशा आपके वेरिएबल रीजन पर ही बाइंड करता है, क्योंकि उसको जो है एंटीजन के हिसाब से चेंज होना पड़ता है। वहाँ पर जो अमीनो एसिड्स हैं वो चेंज हो जाते हैं कि किस तरह का एंटीजन आ रहा है, उस हिसाब से अरेंज करते हैं और फिर आगे प्रोड्यूस होते हैं। एक और पिक्चर में जहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड को दिखाया गया है, ये आप देख रहे हैं, ये आपकी जो है चेन है, लाइट चेन, हैवी चेन, वेरिएबल रीजन, कांस्टेंट रीजन। तो सिंपल पिक्स जो बिल्कुल ऐड की गई हैं। एक हम डीप पिक भी देखेंगे कि कितना डीप जा सकते हैं, क्योंकि इम्यूनोलॉजी आपकी बहुत एक बड़ा सब्जेक्ट है। तो ये उसका जो डीप पिक्चर के बारे में बात कर रहा था वो यहाँ पर है। जनरली आपने देख लिया था लाइट चेन, हैवी चेन, तो ये आपकी लाइट चेन थी। इसमें आपने वेरिएबल रीजन देख लिया जिसे हम VL लिख रहे हैं, फिर कांस्टेंट रीजन है जिसे हम CL लिख रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर ये लाइट चेन है, वेरिएबल रीजन है, लाइट चेन है, कांस्टेंट रीजन है। इस यहाँ पर देखें तो ये आपका वेरिएबल हैवी चेन, और यहाँ पर ही कांस्टेंट हैवी चेन का ये जो पार्ट है, ये नीचे आपका जो रीजन है ये कांस्टेंट रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एंटीजन जो आपका है यहाँ पर आकर बाइंड करते हैं। तो एंटीजन बाइंडिंग साइट है इसी तरह से। और जो ग्लाइकोप्रोटीन मैंने कहा था स्टार्टिंग की स्लाइड में कि ग्लाइकोप्रोटीन आप क्यों सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है ये कार्बोहाइड्रेट आपके ये जो है अटैच है, इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो। इसको आप समझ सकते हैं, ये आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड है और इसे हम हिंज रीजन भी कहते हैं। हिंज क्या होता है, जैसे आप दरवाजे को खोलते या बंद करते हैं तो उसके साइड में जो जनरली हिंदी में उस कुछ से कहा जाता है, कब्जा कहा जाता है आई थिंक, तो वो लगा होता है, तो उसे हिंज जॉइंट भी कहते हैं, जो नी में होता है, ताकि वो मूव कर सके, रोटेट कर सके, उसकी मूवमेंट हो सके। तो ये जो बॉन्ड है इसे हिंज रीजन भी कहते हैं, क्योंकि इसी वजह से इसे फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। तो ये आपके चेन्स हैं अलग अलग, आप देखेंगे इन्हें आपकी जो है, इस पर हम बाद में भी आ सकते हैं, क्योंकि अलग अलग टाइप की आपकी एंटीबॉडीज हैं। IgG ये है आपकी, IgA है, ये आपका इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, IgD का स्ट्रक्चर आपका इस तरह का होता है। ये एक और सिंपलर इमेज में मैंने डिफाइन किया। IgE का स्ट्रक्चर ऐसे है,
और ये आपकी आईजीएम, सबसे बड़ी एंटीबॉडी आईजीएम पेंटामेरिक, जिसमें आप 5 एंटीबॉडीज देख रहे हैं। लेकिन एक बात आपको कॉमन रहेगी कि ये जो आपका स्ट्रक्चर है डाइमेरिक और वाई शेप, ये आपका हर किसी भी कोई भी आपकी एंटीबॉडी हो वहाँ पर नॉर्मल रहेगा। ये बात इम्पॉर्टेंट थी कि इसलिए जो है यहाँ पर जब भी हम डिफाइन करते हैं, इट इज़ वाई शेप्ड, 2 आइडेंटिकल लाइट चेन, 2 आइडेंटिकल हैवी चेन दैट इज डिवाइडेड इनटू द लाइट वेरिएबल रीजन, लाइट कांस्टेंट रीजन, हैवी वेरिएबल रीजन एंड हैवी कांस्टेंट रीजन। तो ये रहता है। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं एंटीबॉडीज टाइप के बारे में कि जो एंटीबॉडीज की टाइप है वो आपकी किस तरह से है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है कि ये एंटीबॉडीज बनी कैसे। आपने आईजीजी के बारे में सुना होगा, ए के बारे में, एम के बारे में, ई के बारे में और डी के बारे में, ये सब आपने सुना होगा। तो सबसे पहले है कि 5 तरह की एंटीबॉडीज हैं, लेकिन हमने इन्हें किस बेसिस पे कह दिया कि ये 5 तरह की एंटीबॉडीज हैं। तो ये जो आपका अभी मैंने आपको बताया था, हैवी चेन में आपका वेरिएबल रीजन है और हैवी चेन में आपका जो है कांस्टेंट रीजन है। तो ये जो एंटीबॉडीज बनी है ये आपकी बनी है वेरिएशन इन द कांस्टेंट हैवी चेन रीजन। ये जो आपका रीजन है कांस्टेंट हैवी चेन का जो रीजन है, इसमें चेंज होने की वजह से, इसमें जो अमीनो एसिड है उनका पैटर्न चेंज होने की वजह से जो है आपका ये हैवी चेन्स बनी है। जबकि लाइट चेन का जो आपका कांस्टेंट रीजन है वहाँ पर ऑलमोस्ट जो है सब कुछ सेम रहता है, वहाँ कुछ चेंज नहीं होता है। जब आप लाइट चेन के हैवी रीजन कांस्टेंट रीजन की बात करते हैं वहाँ सिमिलर सा रहता है, चेंज नहीं होता है। ये बात इम्पोर्टेंट है। तो सबसे इम्पोर्टेंट इस लाइन को आप छोड़ भी सकते हैं, कोई ज़्यादा इतना जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो लाइन है कि ये वेरिएशन आता है आपका हैवी चेन के कांस्टेंट वाली जो चेन है उसमें अमीनो एसिड्स में, जिसकी वजह से 5 टाइप की एंटीबॉडीज हमें मिली है। आईजीजी जिसे हम इम्यूनोग्लोबिन जी कहते हैं। अब यहाँ पर जो है ये 1 to 4, ये G1, G2, G3, G4 हो सकता है। कैसे हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर अमीनो एसिड्स जो हैं सिमिलर है, जिसकी वजह से यहाँ पर सिमिलर है, सेम नहीं है। अगर यहाँ सेम लिखा होता तो आपका सिर्फ IG होता, उसमें 1 2 3 4 कुछ डिवाइड नहीं होता। इसलिए थोड़ा थोड़ा चेंज है, जिनमें चेंज है उनकी आगे ये आपके पार्ट्स बने हुए हैं, IG1, IG2, IG3 और IG4। ये बहुत ज़रूरी है, आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन। और जी का मतलब यहाँ से गामा होता है, क्योंकि हमने इन्हें नाम दिया हुआ है जैसे जैसे अमीनो एसिड में चेंज होता जा रहा है। IgA इम्यूनोग्लोबिन ए, ये भी आपका A1 A2 में होता है। ए का मतलब आपका अल्फा होता है। इम्यूनोग्लोबिन एम जिसे हम म्यू कहते हैं, सबसे बड़ी आपकी एंटीबॉडीज है, पेंटामेरिक है, तो इसे म्यू कहते हैं। एम का मतलब म्यू, हमने चैन का नाम दिया हुआ है। नेक्स्ट इज IgE दैट इज इम्यूनोग्लोबिन ई, तो ये आपका एप्सिलॉन है, इसका नाम जनरली आपने सुना होगा। IgD दैट इज डेल्टा, तो ये आपके नाम है जिसकी वजह से इसको लिखा गया। इसको एक सिंपल सी ट्रिक है, आप यहीं से आप याद कर सकते हैं। गेम जी, यहाँ से आप देख लेंगे GAME और डी, यानी गेम्ड कह सकते हैं या गेम डी। GAME आपका गेम हो जाता है, और आप ट्रिक के साथ देखें तो ये आपका बन जाएगा गेम डी या डी गेम या गेम्ड, कैसे भी आप याद रखना चाहें। तो इस तरीके से याद रखा जा सकता है कि आप कोई रहे ना आपके माइंड में कुछ, तो आप इस तरह से याद रख सकते हो। नेक्स्ट, सब टाइप्स ऑफ द एंटीबॉडीज। तो एक अभी तक हमने जो मेन टाइप देखा था वो हमने देखा था कि आपका जो कांस्टेंट रीजन है हैवी चेन का, उसमें चेंज आने की वजह से हमें मेन 5 टाइप की एंटीबॉडीज जो थी वो मिल गई थी, और उसके बारे में हमने सब टाइप्स भी उसका जो था G1 G2 भी समझ लिया था क्यों होता है। अब जो एंटीबॉडीज का सब टाइप्स या सब क्लास देखा जाए तो वो आता है वेरिएशन इन द कांस्टेंट लाइट चेन रीजन, जो कांस्टेंट आपका लाइट चेन का रीजन है। इसके बेस पर आपको 2 तरह के पार्ट्स मिलते हैं, 2 तरह के एंटीबॉडीज को हम डिवाइड कर देते हैं, तो उनका नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका जब कांस्टेंट हैवी चेन में कांस्टेंट रीजन था और हैवी चेन में कन्वर्ट हुआ था तो आपको 5 एंटीबॉडीज मिली थी। और यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट लाइट चेन में जब आपका वेरिएशन आता है अमीनो एसिड में तो आपको 2 तरह का
एंटीबॉडी से मिलती है, डेट इज लैम्डा, और इसमें भी आपका लैम्डा 1 और लैम्डा 2, ये भी आपका अमीनो एसिड की थोड़ी बहुत स्ट्रक्चर में चेंज या आगे पीछे होने की वजह से आता है। और दूसरा जो है वो है कापा। तो इस टाइप से रहता है, एंटीबॉडीज आर सब टाइप ड्यू टू वेरिएशन इन द कांस्टेंट लाइट रीजन। तो ये आपकी कहानी थी लैम्डा 1, लैम्डा 2 और कापा। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं इन 5 एंटीबॉडीज़ की, और कैसे ये आपका इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जो बेसिक पार्ट था एनटीए के जो रहा है आज तक, वो आई थिंक ऑलमोस्ट, या मैं कहूँ पूरा ही कवर हो चुका है, कुछ ज़्यादा ही बताया है मैंने। सो आई थिंक यू लाइक द वीडियो, यू कैन प्रेस द सब्सक्राइब बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।